हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? बिल्कुल अच्छे हो ना? अच्छे रहना भाई। जिंदगी में कहते हैं कुछ भी साथ नहीं चलता है। हंस ले, खेल ले, पढ़ ले, जी ले, नाच ले, पी ले, खा ले, बस यही हमारा है। बाकी कुछ नहीं, यात्रा है यात्रा। इसलिए इस यात्रा में व्यर्थ परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक रहें, खुश रहें और प्रापस से भाव के साथ रहें कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। शिकायतें कम से कम हो और धन्यवाद ज़्यादा से ज़्यादा हो। अपने चारों ओर वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने नाते रिश्तेदार को, अपने परिवारजनों को, ईश्वर को, अपने यार दोस्तों को, सबको धन्यवाद दो कि आप उनके दोस्त हैं। इस सृष्टि में आप एक बेहतरीन मानव हैं। बस इससे बढ़ के कुछ नहीं है। बाकी सब चीज़ें आनी और जानी हैं। बस इंसानियत ही सबसे बड़ी निशानी है। जिसको ये समझ में आया, समझ लो वो भव सागर पार कर गया। बाकी सब चीजें धूप छांव की तरह हैं। कोई चीज आती है, किसी चीज को आप किसी दिन ऐसा मानते हो कि यार ये चीज मुझे मिल जानी चाहिए, और वो चीज आपको नहीं मिलती तो आपको बड़ा दुख होता है। कुछ दिन बाद में आपको अफसोस होता है कि यार आप उस चीज के लिए लड़ रहे थे जिसका आज कोई महत्व नहीं है। कभी हम बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत पैनिक होते हैं या होते थे, बच्चों को पैनिक करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम देखते हैं और हम व्यर्थ में इतना तनाव ले लेते हैं। हम चीयरफुल माहौल में नहीं रह सकते। हम पूरी तरीके से पैनिक माहौल में या पेनफुल माहौल में रहते हैं। फिर हमें अफसोस होता है कि यार हम उस चीज के लिए इतना उस दिन क्यों कर रहे थे। हमें हंसी भी आती है। तो हर पल के साथ मजबूती के साथ और मजे के साथ रहो, आनंदित रहो, हंसमुख रहो। तो चलो आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति हंसमुख रहते हुए, चीयरफुल रहते हुए और फ्रिस्की रहते हुए, फ्रिस्की का मतलब एक आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ में एक प्रफुल्लता का भाव जो होता है, फ्रिस्की माहौल। तो फ्रिस्की माहौल में रहते हुए किस तरीके से टेंशन फ्री होकर आप अपनी पढ़ाई को अंजाम दें। देखो, पढ़ने में एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप अपने आप को पैनिक करेंगे तो निसंदेह आप अपने प्रतियोगी साथियों के मुकाबले आप 5 से 10 सवाल पीछे हैं। अगर आप फ्रिस्की माहौल में रहेंगे, निश्चित रूप से आप एक चीयरफुल आनंदित माहौल में रहेंगे तो आप अपने साथियों से 5 क्वेश्चन एडवांस रहेंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो 5-6% एडवांस रहने का मतलब होता है 2 और हो गए तो 8% एडवांस हो गए। 8 का मतलब मेरिट कहाँ से कहाँ तक चली जाती है। तो आज मसला पढ़ने का नहीं है, आज मसला भूलने का नहीं है। आज मसला अपने आप को मजबूती के साथ में, समर में या कोई भी जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ में एक चीयरफुल माहौल में किस तरीके से अकोमोडेट करना चाहिए, वो है। आज की दुनिया हर चीज़ के लिए तनाव में है। कहीं भी देखो, खाना खा रहा है तो तनाव है कि यार फटाफट खाना ऐसे खाते हैं जैसे इसके बाद में इसको बेचारे को कभी खाना ही नहीं मिलेगा। हम दौड़ते भागते ऐसे हैं किसी चीज़ को पकड़ने के लिए कि बस ये लास्ट बस है, ठीक है? हम इस तरीके से कोई भी एक्ट करते हैं कि बस हमें मतलब हर जगह जल्दबाजी है, उतावलापन है, और ये उतावलापन ही धीरे-धीरे आपको डिप्रेशन में ले जाता है, कुसमायोजन का शिकार करता है। हम कुव्यवस्थित होते हैं, कुसमायोजित होते हैं, तो फिर हम अस्त-व्यस्त हो जाते हैं, वही तनाव है। खैर, आज हम बात करेंगे एक छोटे से मुद्दे पर, और मुद्दा ये है कि आखिर हम किस तरीके से पढ़ी हुई चीज़ों को ग्रैब कर सकें, लंबे समय तक सस्टेन करें, कैसे नहीं भूलें उनको। ये कोई यूनिवर्सल रूल तो नहीं है इसका, लेकिन मैं कुछ एक चीज़ें जो मेरे स्टूडेंट लाइफ में या फिर मेरे मेंटरशिप के अंदर मैंने देखी है, स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस किया है, या फिर जो टॉपर्स मेरे बच्चे रहे उनके साथ में, और बाकी जो हमारे सेलेक्ट बच्चे हुए विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अंदर, उनके साथ में जो बातचीत की, चाहे वो सिविल एस्पिरेंट हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो स्कूल लेक्चरर हो, चाहे वो ग्रेड सेकंड या ग्रेड थर्ड या किसी अन्य मिसलेनियस भर्तियों के स्टूडेंट रहे हों, या मैं खुद रहा हूँ या मेरे दोस्त रहे हैं, सभी के बीच में कुछ एक चीज़ें कॉमन रही हैं और कुछ एक चीज़ें आपसे अपेक्षित हैं कि आपको भी यथासंभव उनको अचीव करना चाहिए। अब देखो, एक स्टूडेंट जो होता है उसकी जो, हालाँकि मुझे लिखना कम पसंद है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। एक स्टूडेंट के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं जिसको हम आवश्यक शर्तें या अनिवार्य शर्तें बोलते हैं, इम्पेरेटिव। ये मतलब होनी चाहिए, यथासंभव होनी चाहिए। अगर इन शर्तों के साथ में आप हैं तो निसंदेह आपको फायदा होने वाला है। अपने प्रतियोगी बाकी लोगों के मुकाबले आप अच्छा करेंगे। देखो, पढ़ते सब हैं,
सब याद करते हैं, सब पढ़ने की कोशिश करते हैं, सब अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। जो बच्चा कॉन्शियस है, जो बच्चा इस लेवल पे है कि भाई उसको नौकरी पकड़नी है, एक एक्सपेंस करके वो किसी कोचिंग में या किसी लाइब्रेरी को या किसी रूम के ऊपर रह रहा है, तो निसंदेह उसका खर्चा हो रहा है, लाख 1.5 लाख रुपए साल के उसके जा रहे हैं। तो उसके बाद में ये तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि वो बच्चा फेल होने के लिए बैठा है ना? तो ऐसे कई बच्चे हैं। हालाँकि ये भी एक मैं आपको बता दूँ कि पढ़ने वाले लोग जो हैं, सीरियस पढ़ने वाले लोग 4 से 5% होते हैं और पढ़ने वाले लोग 10% होते हैं और उसके बाद में 100 एंड 100 10% और होते हैं, 20% 80% बारात होती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि अब आप कहेंगे कि हम तो सभी पढ़ने के लिए हैं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो भैया पढ़ने का जो एक मापदंड है, जो उसको फ़ॉलो करता है और जो वाक़ई जीतने के लिए पढ़ रहा है, एक तो होता है पढ़ना कि हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं, बस ठीक है टाइम पास आज का गया, कल देखा जाएगा, परसों आ गया, फिर कोई और किसी ने फ़ोन कर दिया, बुला लिया, यार मेरे साथ चलो, इसके साथ चलो, उसके साथ चलो, रिश्ते निभाने में या इधर-उधर यार दोस्ती निभाने में आप अपना समय ज़ाया कर रहे हैं। तो भले ही आप पढ़ने का जो है गुनाह कर रहे हैं, ये गुनाह करते रहिए, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको पढ़ने का वो काम करना है जो अ, परिणामदायी हो या फिर परिणाम के बहुत नज़दीक ले जाके छोड़ दे। आवश्यक नहीं है कि हर हमारा तीर है वो निशाने पे ही जाए, लेकिन तीर को निशाने की तरफ ले जाने की कोशिश तो करें, हवा में तीर ना छोड़ें। हवा में तीर छोड़ने का मतलब यही है कि विदाउट डायरेक्शन, विदाउट एनी मोटिव हम लोग ऐसे ही अपना समय नष्ट करते रहते हैं, गॉसिप में कर देते हैं, बातचीत जो है चुगली-चपाटी है या कोई और ऐसा काम जिसके अंदर या फिर सामाजिकता है, रिश्ते-नाते निभाने में तो कोई मतलब नहीं है उसका। देखो पढ़ने के लिए आवश्यक शर्तें का मतलब होता है इनको तो एटलीस्ट आप रखेंगे तो ही आप एक लंबी तैयारी रख पाएँगे। एक एक तैयारी व्यक्ति 2, 4, 5 दिन करता है, माहौल बनाता है, लाइब्रेरी जाता है, कोचिंग जाता है, नोट्स लाता है, रजिस्टर लाता है और फिर एकदम ओरिएंटेड होके बैठ जाता है कि अपन को पढ़ने का है। लेकिन कुछ दिन बाद में वो उसको भूल जाता है। और उसके बाद में वही वो रूटीन लाइफ जीता है और जब एग्ज़ाम आते हैं तब वो एक बार दोबारा से सीरियस होता है एग्ज़ाम आगे कब होगी, एग्ज़ाम आगे हो सकती है क्या? इसके लिए कोई सोर्ट मटेरियल मिल सकता है क्या? इसके लिए कोई टिप्स मिल सकते हैं क्या? इसके लिए कोई पीवाईक्यू का सेट है क्या? ऐसे फालतू सवाल, ये तो सब आपको चेक करने के मापदंड हैं। आप किसी टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करें या फिर आप किसी पीवाईक्यू का कोई सेट लाके उसको करें या फिर आप डिस्कशन करें या फिर आप किसी के साथ में प्रैक्टिस के तौर पे कुछ और चीज़ें आज़माएँ, क्रैश कोर्स वग़ैरह लें। ये सब चीज़ें आपकी एक लंबी तैयारी का परिणाम होना चाहिए। आप शुरुआत यहाँ से करना चाहते हो, ऐसा नहीं होता है। आप टेस्ट सीरीज़ के या फिर किसी डीटीएस के बहाने या फिर किसी टेस्ट सीरीज़ के बहाने अकेले इन माध्यमों से आप पास नहीं हो सकते हैं। ये तो आपकी तैयारी को चेक करने के इंडिकेटर्स होते हैं, जो आपको बताते हैं कि भाई साहब तुमने इतनी तैयारी तो तय कर ली है, अब तुम्हें इतना और चलना है। तुम बाकियों के मुकाबले यहाँ तक आए हो और अब तुम्हें और कुछ करना है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जैसा भी होता है, उसमें आप बाकी लोगों के सापेक्ष कहाँ हो, मैटर ये करता है। ये सवाल नहीं है कि आप 100 में से 100 ला रहे हो या 100 में से 60 ला रहे हो। कोई कहो कि यार मुझे तो 37% ही नहीं आए, इतने लोगों के नहीं आए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मेरिट 30% भी जा सकती है, उससे नीचे भी जा सकती है, जहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो मेंशन नहीं है। ठीक है? और जहाँ पे मिनिमम 40% वगैरह का स्टैंडर्ड मेंशन है, तो वहाँ वहाँ तक आके भी मेरिट टिक सकती है। तो 40% वाला भी सिलेक्ट हो सकता है और सरल पेपर में 90% वाला भी फेल हो सकता है। ये तो एक कॉम्पिटिशन तो एक रिलेटिविटी है, सापेक्षता है, जो आप बाकी लोगों के साथ कैसे दौड़ रहे हो, उसका मामला है। तो आज हम देखते हैं कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको आपकी एक लंबी तैयारी वाले स्टूडेंट में होनी चाहिए, जिससे कि वह अपने बाकी साथियों के साथ तैयारी करने के दिन से लेकर अंतिम दिन तक जो तैयारी करे उसके बीच में वो उस लगे उनके जैसा ही कि यार ये हमारे साथ घूम रहा है, फिर अचानक से परिणाम आए तो धमाका हो जाए कि अरे यार इसने क्या कर दिया। तो इस तरीके का जो आपका जो स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके साथ में आप जब एसोसिएट होंगे तो निसंदेह आपको मजा आएगा। और इसमें कुछ एक चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मानता हूं वो है फ्रिस्की माहौल। आप खुश रहना सीखें भाई, खुश रहना सीखें। खुश रहना वैसे किसी एक मतलब सीखना नहीं होता है, एक्चुअली हमारा लाइफ़स्टाइल होता है। जब हम चीज़ों के साथ में प्रॉपरली इन्वेस्ट हैं कि हमें यार इस समय खाना है, इस समय सोना है, इस समय पढ़ना है, तो ये खुशी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे
ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसको आप अगर नियमित दिनचर्या के अंदर ढाल लेंगे अपनी लाइफ़स्टाइल को, तो निश्चित तौर पे आपको खुशी का एहसास खुद ब खुद होने लग जाएगा। जब आपका काम सही से होने लग जाएगा, जब आप सही टाइम पे सोने लग जाओगे, सही टाइम पे पढ़ने लग जाओगे, हल्का भोजन करोगे, अच्छा व्यायाम करोगे, तो ये सब चीज़ें जब एक बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर प्रॉपर रूटीन में होंगी, तो कोई माई का लाल जो है आपको दुखी नहीं कर सकता। आप खुद में रहेंगे, दूसरों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। व्यक्ति जिस दिन खुद में रहेगा, स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ का म स्व प्लस स्व में स्थित होने को ही स्वस्थ बोलते हैं। तो व्यक्ति जब स्व में स्थित हो जाता है और वो बाहरी चीज़ों से लौट के अपने अंदर आ जाता है, तो वो खुद को जानता है। और जब वो खुद को जानता है, तो निश्चित रूप से उसे बहुत खुशी का एहसास होता है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बाहर की दुनिया को छोड़ के अंदर की ओर लौट के आ जाओ। आप इंट्रोस्पेक्शन करो, अपना आत्म साक्षात्कार करो और फिर खुद में रहो, आत्म उपलब्धि करो, आत्म स्वराज्य की स्थिति में रहो। और ये सब चीज़ें तब होंगी जब हमारे आउटर जो प्रेशर है वो प्रॉपरली हम उसको डील कर पाएँगे। अब इसमें यही है कि हम एक रूटीन के अंदर पढ़ाई करें, एक रूटीन के अंदर हम व्यायाम करें, एक एक अच्छी-सी वॉक हो, अच्छी-सी टॉक हो और फिर अच्छी-सी पढ़ाई हो, हल्का-फुल्का या जो भी ज़रूरत के हिसाब से भोजन हो और जंपिंग, डांसिंग, सिंगिंग कुछ भी आपकी जो हॉबी है कंस्ट्रक्टिव आप उसके साथ रहें, तो निश्चित रूप से आप खुश रहेंगे। और अनावश्यक आप अपने आप पे दबाव नहीं लें। मतलब ज़िम्मेदार होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अत्यधिक ज़िम्मेदार होना बेहद बुरी बात है। वो आपको दबाव सहन नहीं होता है और हम फालतू का एक सुडो प्रेशर जो है अपने चारों ओर और हेल्म कर लेते हैं उसको, उसके अंदर अभिभूत हो जाते हैं और फिर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार मानते हुए अनावश्यक दबाव महसूस करते हैं। तो जिस उससे हमें थोड़ा-सा दूर होना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वरना आप लंबी तैयारी में थक जाएँगे। अगर आप हर समय तनाव में रहेंगे तो धीरे-धीरे वो डिप्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और डिप्रेशन में चीज़ें जो कन्वर्ट हो जाती हैं, तो फिर आप जो कर रहे हैं, वो परफ़ॉर्मेंस नील होती चली जाएगी। तो आपको अच्छे माहौल के साथ में रहना सीखना चाहिए और इसके लिए बाकी सब चीज़ें भी इंटर रिलेटेड होती हैं कि हम किस तरीके से एक अच्छे माहौल में रह सकते हैं। रोतलू सा नहीं रहना भाई, ठीक है ना? दूसरा है कि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अब इसका दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है, स्वस्थ जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको स्वयं स्थित रहना है और स्वयं स्थित हम 2 तरीके से रह सकते हैं। एक आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और एक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। आपका वो ही है कि एक हेल्दी बॉडी जो है उसमें हेल्दी माइंड रहता है। तो हेल्दी माइंड को अगर आपको सस्टेन करना है या मेंटेन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी दिनचर्या के साथ में रहना है। उसमें शारीरिक मैंने सारा बता दिया है। जनरली कहने को आप सोचेंगे कि यार ये तो कि नॉर्मल सी बात है, हम रोज़ सुनते हैं। हम रोज़ सुनते हैं लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। आप जैसे एक लंबे समय तक कमरे में टिके हुए हो, एक लाइब्रेरी में टिके हो, आपका पोस्चर खराब हो चुका है, आपकी सर्वाइकल बेंड गिर चुका है, आपका पोस्चर बैठने का इस तरीके से हो गया, आप हैंगर की तरह हो गए हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है। धीरे-धीरे जो है वो चीज़ें आपको खाएँगी एक तरीके से और आपको एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन एहसास होगा, जिस समय स्थिति विस्फोटक होगी, जैसे आपके स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई है या फिर आपकी आँखों में प्रॉब्लम हो गई है, तो कुछ ऐसी चीज़ें आप अचीव कर लोगे, जिसके आप हकदार नहीं हो। तो प्रॉपर पोस्चर में बैठना है 90 डिग्री के ऊपर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर एक निश्चित डिस्टेंस के साथ में पढ़ना, आँखों को भी बचाना है, रीढ़ को बचाना है, हमारी बॉडी को बचाना है, हमारी स्टेमिना को बचाना है, क्योंकि ये एक मैराथन की तरह है, जिसके अंदर हम दौड़ते हैं तो हमारे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड हम धीरे-धीरे दौड़ते हैं। हम लास्ट राउंड के अंदर अपना स्पीड जो है उसको एकदम से हाइप करके और हम रेस जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यार 2-4 दिन का ही ऐसा संग्राम सा घोषित कर देते हैं कि अपने को तो बस अभी नहीं तो कभी नहीं और अपन फोड़ के दिखा देंगे एकदम और 2-4 दिन के अंदर हाँफ जाते हैं फिर और फिर वो धीरे-धीरे आउट हो जाते हैं। आप ये मानिए कि आपको जब लंबी पढ़ाई पढ़नी होती है तो आपको निश्चित रूप से अपने खान-पान, रहन-सहन, वेशभूषा और व्यायाम वगैरह ये सब चीज़ों का बड़ा जो है कंट्रोल करना पड़ता है इसमें, एक बड़ी चीज़ है ये। आप अगर हेल्दी नहीं रहेंगे, पेट खराब हो गया या कोई कमर दर्द हो गया या बैक पेन हो गया या फिर और कोई विकार हो गया, तो निश्चित रूप से आपके साथी आगे निकल जाएँगे आपसे। तो उनको बराबर से आपको कवर करने के लिए चाहिए कि आप एक लंबी पारी खेलें, तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य मजबूत रहे और ये आपको कहने में ऐसे लगता है कि हम अरे यार क्या बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे कुछ होता है क्या?
आप जिस दिन बीमार पड़ेंगे उस दिन आपको हर एक चीज़ की कीमत का एहसास होगा कि हाँ यार, बैठने वाली बात भी सही थी, हम वॉक पे भी नहीं गए और हमने योगा भी नहीं किया, हमने कोई डांस भी नहीं किया। मैं कह रहा हूँ संगीत सुनो, नृत्य करो, ये हमारी बौद्धिकता और हमारी आत्मा के पौष्टिक आहार हैं। आप निश्चित रूप से बहुत एनर्जाइज़ फ़ील करोगे और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप पढ़ाई केवल तनाव लेने के लिए नहीं, पढ़ाई तो सकारात्मक है यार, जो आपको ज्ञानवान बनाती है, बुद्धिमान बनाती है, आपको बहुत सारी वोकैब्युलरी देती है, बोलने के लिए आपको एक बहुत बड़ा वर्ड पावर देती है और आप लोगों के सामने अपने आप को बहुत बेहतर ढंग से प्रेज़ेंट करके और अपना रुतबा कायम कर सकते हो यार। देखो पढ़ाई वाला जो मामला है ना, वो क्यों लोगों को ललचाता है? कोई भी मन से पढ़ना नहीं चाहता, हर व्यक्ति राजा-महाराजा का बेटा बनना चाहता है यार। सबको चाहिए कि उसके बग्गी निकले, उसको आराम से विलास हो, दुनिया घूमे। काहे कि पढ़ाई के अंदर अपना मुँह डाल के क्यों अपनी जो है यहाँ पे दिनचर्या जो है उसको बर्बाद करे। क्यों पढ़े यार? कौन कौन पढ़ना चाहता है? कोई नहीं पढ़ना चाहता। बट भाई दिस इज़ द शॉर्टेस्ट फॉर्म टू अचीव एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। इससे पैसा भी मिलता है, नाम भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है। आप पब्लिक के अंदर एक अलग से आप पहचाने जाओगे। पैसे तो यार को लोग कैसे भी कमा सकते हैं। 2-4 जगह पे सही ढंग से इन्वेस्ट कर दो, ज़मीन में डाल दो, इधर-उधर नहरी एरिया में या कहीं और बाईपास वगैरह पे, और फिर 2-4-5 साल 10 साल में डबल ट्रिपल पता नहीं कितना हो जाएगा। लेकिन भाई कितने लोग हैं उनको जानते हैं, ऐसे कितने लोगों के पास प्रॉपर्टी है ना। बड़ी चीज ये है कि ये बौद्धिक प्रॉपर्टी है और मनुष्य जो है वो इसके पास जो ये खजाना जो है ना, वो बाकी चीजों से बहुत है। ऐसे शेर में बड़ी ताकत होती है यार, हाथी कितना विशाल होता है यार, वो जो जिराफ कितना लंबा होता है यार। किसी को लंबाई चाहिए, किसी को मोटाई चाहिए, किसी को मस्कुलर बॉडी चाहिए, किसी को टोन बॉडी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को 6 पैक 8 पैक, पता नहीं क्या क्या चाहिए। और हर जानवर में ये अलग-अलग क्वालिटी होती है, लेकिन यार इंसान में एक साथ ये सब क्वालिटी होती है और उसमें भी सबसे बड़ी क्वालिटी जो किसी जानवर में नहीं होती है, वो ये वाली है। तो व्यक्ति यहाँ से जाना जाता है, वो अपनी फिलॉसफी से, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी से जाना जाता है। इसलिए व्यक्ति जो है इस फील्ड को चूज़ करके, और इस फील्ड में आम के आम घुटनों के दाम यार, नौकरी भी मिलेगी, साथ में पैसे भी आपको मिलेंगे, नाम भी आपका होना है और साथ में ये चीज़ें भी हैं। ज्ञान भी होगा तो बात भी कर सकते हो। और जब आप अच्छे ढंग से, आपको किसी फील्ड का नॉलेज होगा ना, और अगला व्यक्ति आपके सामने बात करना शुरू करेगा, अगर आप उसको रिप्लाई करोगे तो 2 टके नहीं उठेंगे अगले के, 2 मिनट में आउट हो जाएगा सीन से और वहां पर अक्खा साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। क्या समझ गए? ये बहुत बड़ी चीज है इसमें, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब एक चीज और आती है इसमें, तो इसलिए आपको मेंटली और फिजिकली हेल्थ जो है उसके ऊपर ध्यान देना भाई। पानी पीते रहो। पंच तत्व है ना, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, ये जल वगैरह, तो उनमें ये राजस्थान के अंदर भाई मिट्टी तो खूब है, पानी थोड़ा कम है, तो इसलिए वो जो रेत ही रेत भरी थी मेरे दिल में, मेरे रस के कमर जरा कस के कमर, पानी उठा ले और एक सिप मार ले। हाँ? आहा हा, क्या आनंद है। H2O अलग अलग हो गया भाई, ऑक्सीजन मिल गई है। पढ़ने वाले बच्चे को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है, हेल्दी माइंड के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम के को बूस्टअप करने के लिए ऑक्सीजन आपके आजकल बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है भाई। जैसे कि अपने जो भी पेशेंट है ना, उनको एक बड़ा ऐसा सिंड्रोम आ रहा है जिसमें 2-3 दिन बाद में उनको फेफड़े में इन्फेक्शन हो रहा है भाई। तो इसका भी ध्यान रखना है। आप एनवायरनमेंट जो है अपना, जो उसको प्रॉपरली आप मैनेज करें, वरना यार एक दिन हम ये पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाएंगी तो क्या पढ़ाई करेंगे? कोरोना के अंदर हम कितने डिप्रेशन में चले गए, कितने हमने अपने लोगों को खोया था। तो पढ़ने का मतलब यही नहीं यार हमें नौकरी लगनी है, पढ़ने का मतलब है, नौकरी तो सेकेंडरी चीज है। पढ़ने का मतलब ज्ञान हासिल करना, रचनात्मक व्यक्ति बनना है, कंस्ट्रक्टिव व्यक्ति बनना है और अपने एनवायरनमेंट को एकदम से प्रिजर्व करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना है भाई एलियंस से। एलियंस क्या होते हैं? हमारे जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरस होते हैं यार, ये हम लोग एटलीस्ट हम भी बचें और प्लस हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको भी बचाएं। ये बायो एथिक्स होती है भाई, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, जैव नैतिकता होती है कि हम चीजों को मैनेज करके चलें ताकि आने वाली पीढ़ी में गाड़ी नहीं निकाले यार ये क्या लोग थे जिन्होंने इतनी गंदगी फैला दी, बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, तो फिर हमारे जो पैसे वैसे हैं ना वो भी सब बीमारियों में चले जाएंगे। इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। आजकल की जो एजुकेशन है वो अप्लाइड एजुकेशन है, और अप्लाइड एजुकेशन में ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम लोग प्रॉपरली रहें यार, वरना
हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी पढ़ाई वगैरह किस काम की, जब हमारी फिर हम सबको को ड्यूटियाँ देनी पड़ेंगी यार, वो सेंटर बन जाएँगे कोरोना वाले एरिये और, तो कम से कम एटलीस्ट यार वहाँ की ड्यूटियों के लिए आप खुद को बचा के रखें, हमारे वातावरण को स्वस्थ रखें। हमारे जो मेडिकल के कर्मचारी बेचारे पहले से बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया उन्होंने, उनको दोबारा से ऐसी समस्याओं में मत ले जाओ यार, ठीक है ना? रचनात्मक सोच रखना बहुत ज़रूरी होता है। स्वास्थ्य के साथ-साथ में एक ये सारी चीज़ें वैसे आप सब जगह सुनते हो, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ जो अलग है। लेकिन अगर मैं बता दूँ तो आपको लगे कि हाँ यार, सर भी कह रहे हैं तो बात तो ठीक है। और ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है ना, बड़ी चीज़ें होती हैं। कंस्ट्रक्टिव सोच मतलब हम लोग क्या एक माहौल में बिल्डअप होते हैं। अगर हमारी बिल्डिंग एक एक ऐसे माहौल में हो रही है जो नेगेटिविटी का है, तो निश्चित रूप से हमारे मन में लगातार वही चीज़ें, दिमाग क्या होता है कि इसको भी पढ़ाया जाता है। ये दिल तो बच्चा है जी, दिल बच्चा है जी, और दिमाग जो है वो कच्चा है जी। रॉ मटेरियल होता है इसके अंदर, और धीरे-धीरे इसको जो इनपुट मिलते हैं ना, उसी के हिसाब से इसकी ट्रेनिंग हो जाती है। तो अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच में बैठोगे ना, तो धीरे-धीरे आपको हर चीज़ में सेडेटरी एक पर्सपेक्टिव दिखाई देगा, और पूरी तरीके से आप एक नेगेटिव अप्रोच पे चलेंगे। आपको लगेगा कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, पूरी दुनिया ही गड़बड़ है, मेरे और चारों ओर मेरे षड्यंत्र हो रहे हैं, मेरे को सब गिराने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है ना? चारों ओर सेटिंग हो रही है, सब पेपर बिक रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अफ़वाहें चल रही हैं, ये वो। ये कुछ गंदगियाँ हैं भी, मैं नहीं कहता कि नहीं हो रहा है, लेकिन है उससे ज़्यादा हवा हो रहा है इसका। अगर एक कोई अच्छा व्यक्ति आईएएस बनता है तो उसकी खबर कई लोगों तक, कुछ ही लोगों तक पहुँचती है। लेकिन अगर कोई फर्जी आईएएस बन गया ना, तो उसकी खबर है वो कई हज़ार गुना लोगों तक पहुँच जाएगी। ये इंसान की प्रवृत्ति होती है कि उसको यार सस्ता माल चाहिए होता है। उसको ये चाहिए कि यार सब कुछ बना-बनाया मिल जाए, साला एकदम मैं तो खा लूँ बस। तो इसलिए वो फिर धीरे-धीरे उनको वो चीज़ें ललचाती हैं। तो मैं कहता हूँ कि सफल व्यक्ति जनरली ज़्यादातर वही होते हैं, 99% लोग, मैं एक की तो नहीं कहता, जो भाई पढ़ के, मेहनत करके, मर के, पच के अपनी रैंक हासिल करते हैं, और वही सस्टेन करते हैं यार आगे। वरना जो कुछ गड़बड़ करके बन भी गया ना, 1-2 तो उनको पकड़ लिया यार, उनकी बारात निकल गई है। तो इस तरीके से भी नहीं होना कि ऐसी साली कुछ आए ही नहीं अपनी, जो आके चली जाए। हमें तो गुण रूप में जीना है, एट्रीब्यूट्स के रूप में जीना है यार, पर्याय के रूप में नहीं जीना। हमें तो घड़े की मिट्टी बनना है यार, रंग नहीं बनना है। रंग तो आता है और चला जाता है, और मिट्टी जो है वो परमानेंट रहती है। तो हमारी जो अचीवमेंट्स होती हैं, जो हमारी क्वालिटी होती है, वो यार हम एटलीस्ट इस तरीके से रखें कि हमारे अंदर इम्पोज रहे कंप्लीटली, कभी भी वो वॉश आउट ना हो, पूरी तरीके से हमारे में बनी रहे। ठीक है? पास होके भी ऐसे लगे कि हाँ यार, बंदा पास होने लायक था। तो इसके लिए मेहनत करो भाई, सीधी-सी बात है हमारे पास में। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट रूट टू अचीव योर सैल्वेशन, इमांसिपेशन और लिबरेशन। मुक्ति, बंधन, जो भी आपका बंधन से मुक्ति या मोक्ष का रास्ता है ना, वो सबसे बेस्ट यही है। तो इसको फॉलो करो, क्योंकि हमारे पास में कॉमन मैन के पास में तो यही चीज़ होती है। तो कॉमन मैन को कॉमन तरीके से, सामान्य तरीके से लाइफ को जीना है, और कॉमन कहते हैं कि इंप्रेशन सबसे बेस्ट होता है। जब हम मेडिकल रिपोर्ट चेक करवा के और आते हैं, तो हमारे इंप्रेशन आता है कि सामान्य, तो बहुत अच्छा लगता है यार, ठीक है। और सामान्य बड़ा होता है। फिलोसफिकल जो बच्चे हैं उनको अच्छे ढंग से पता है, सामान्य को बीइंग वुड बोलते हैं, और सामान्य हमेशा विशेष से बड़ा होता है। विशेष तो एक आदमी होता है, और सामान्य आदमीपना होता है। मनुष्यता का नाम सामान्य और मनुष्य का नाम विशेष है, ठीक है। इसलिए सामान्य हमेशा बड़ा होता है। सामान्य एक होता है, सामान्य नष्ट नहीं होता है। विशेष अनेक होते हैं, नष्ट होते हैं, टाइम बीइंग होते हैं। तो हमें विशेष नहीं बनना, सामान्य बनना है, ठीक है। तो सामान्य तरीके से रहोगे तो ऐश करोगे, ओके। तो ਤੁਹਾਡੇ रूल, ਤੁਹਾਡੀ लाइफ, ये वाली बात है भाई। इस तरीके से आपको ये रहना। एक चीजें ये है कि भाई, तो ये मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं कि आपको अफवाहों से बचना चाहिए। ऐसे लोग जो इस तरीके का माहौल बनाते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। पॉजिटिव सोच के जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो सर्कल है, आपके रिलेटिव्स हैं, उनकी बातों को आपको सुनना चाहिए। और एक सबसे बड़ी चीज है इग्नोर करना, बहुत जरूरी चीज है। एक स्टूडेंट के में ये क्वालिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इग्नोर मारे भाई। आप, जरूरी नहीं है आप हर चीज को रेस्पॉन्ड करें, जरूरी नहीं आप हर चीज को जाने। जो चीजें आपकी लायक नहीं या आपके चारों ओर परिवेश में घटित हो रही हैं, तो उनको रेस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है। वरना आप मूल लक्ष्य तो छोड़ दोगे और उनके साथ में बैठे रहोगे। उनके सबके जवाब देते देते थक जाएंगे, और फिर आपको नया जवाब, फिर एक नया सवाल, नया जवाब, नया सवाल। ये छोटी छोटी बातें ना,
ये बड़ी गंभीर होती है और आपको बड़ा ही गंभीर महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी जो थी उसमें क्या था, बहुत ही सिंपल थी। बाकी उसकी से पहले की जो फिलॉसफी थी वो बहुत जटिल थी। महात्मा बुद्ध ने साधारण तरीके से कहा कि बाण लगे हुए व्यक्ति का बाण निकाल के और उसकी मरहम पट्टी करके उसे दूध पिला के सुला दो और उसे ये बाद में पूछ लेना यार तीर किसने मारा, क्यों मारा, कितनी दूर से मारा। तो इस तरीके से जिंदगी में हमें कुछ चीजें व्यर्थ होती हैं जिनको हमें इग्नोर करना चाहिए और उनके प्रति हमें ज्ञानवान होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इग्नोरेंस इज ब्लिस एक बहुत ही अच्छी कोट है कि आपकी अज्ञानता परमानंद है। आप कई चीजों के प्रति ना ही जाने तो अच्छा है, इसलिए हम सुखी रहते हैं। कई बार हम क्या होते हैं कि हम फालतू चीजों को जानते हैं और हमें दुख होता है। कई बार हमारे यार मित्र होते हैं जिनकी कुछ कमजोरियां होती हैं, उनका भी हमें पता चलता है कि यार फला व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसे कहा वैसे कहा, तो आप उनकी पूरी जानकारी ले लोगे तो आपको दुख होगा। तो इग्नोर करने से फायदा आप ही को हो रहा है, अगले को नहीं हो रहा है। तो इसलिए इग्नोर मारना सीखो, बहुत आगे जाओगे। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। और एक मोटी मोटी बातें तो इसमें हो गई हैं, एक लास्ट जो आवश्यक शर्तें हैं उसमें एक चीज और है। आपको एक कठोर और सही मेहनत और निरंतर मेहनत का संकल्प लेना चाहिए। आप जब किसी अभियान में कूद गए हो तो उसे दिल से करो काम, ऐसे नहीं मजबूरी में कर रहे हो यार आप। बिल्कुल आप दिल से करो और उसको पर्सनली लो कि यार ये काम मैंने शुरू किया, ये तो अब अपने जीवन मरण का सवाल है। और जीवन मरण का मतलब ऐसे नहीं है कि बस ये माहौल बनाने के लिए है, वैसे नहीं, वैसे दबाव में नहीं आना है। वैसे तो क्या आप अल्टरनेट्स रखो ना यार लाइफ में कि पढ़ाई नहीं हुई तो कोई बात नहीं, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, नेता बन जाऊंगा, अभिनेता बन जाऊंगा, या किसी एंटरप्रेन्योरशिप में चला जाऊंगा, कोई बिजनेस टाइकून बन जाऊंगा। पैसे कमाने के बहुत रास्ते हैं। अगर आप समृद्ध हैं बौद्धिक रूप से और पढ़े लिखे हो, अच्छे ढंग से पढ़े लिखे हो, तो आप बिजनेस करोगे तो भी कामयाब हो जाओगे, ठगे नहीं जाओगे। छोटी मोटी चीजें आपको आएंगी और जो आपके बाकी साथियों को नहीं आएंगी। आपको पता चलेगा कि जब आप पढ़ाई करके बाहर निकले ना, तो इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपके लेवल के ज्ञान के हैं। तो आप जब इन सब चीजों को पढ़ेंगे, कोरिलेट करेंगे और डिस्कस करेंगे दूसरे लोगों के सामने, तो आपको मजा आएगा। आपको अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अपने आप से फील होगी और वो कॉन्फिडेंट आपका बॉडी पोस्चर जो है, आपका जो आपकी जो बॉडी का जो एक्सप्रेशन है वो कॉन्फिडेंट लेवल पे होगा। और कॉन्फिडेंट लेवल आपको प्राइवेटाइजेशन में भी आगे ले जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आगे ले जाता है। निश्चित रूप से आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट तभी बनती है जब हमारे पास में माल होता है, अंदर से हमारे पास कुछ होता है, तभी हम बाहर कुछ दे सकते हैं। जब हम अंदर से खाली पड़े तो बाहर क्या देंगे, पहले तो हमें अंदर लेना पड़ेगा ना सब कुछ, ये बात है। तो इस तरीके से तो मेरे हिसाब से ये कुछ दीज आर सम एसेंशियल कंडीशंस टू अचीव योर प्रेस्टिजियस टारगेट्स इन योर लाइफ। ठीक है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर आपको ये सब चीजें चाहिए होती हैं। अब एक छोटा सा मुद्दा यहाँ पे और डिस्कस कर देते हैं कि यार एक तो चीज है कि भाई हम सर पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हमें याद नहीं होता हाउ टू ग्रेब, हाउ टू कैच एप्रोप्रिएट मटेरियल इन शेड्यूल्ड टाइम फ्रेमवर्क। तो किस तरीके से हम एक निर्धारित जो समय है सीमा के अंदर इसको ग्रेब करें और हम भूले नहीं, है ना। तो अगर ऐसी कोई दवाई होती तो निश्चित रूप से मैं भी आपको देता और कुछ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं, पुड़िया बांध के दे देता, है ना। दुनिया में हम लोग स्थायी नहीं है, ये दुनिया में अचीवमेंट्स स्थायी नहीं है, किसी के स्कोर स्थायी नहीं है, किसी की जो है रिकॉर्ड्स स्थायी नहीं है, तो मेमोरी स्थायी कैसे हो सकती है ना। बुद्ध ने बहुत बड़ी फिलॉसफी दी थी, अर्थ क्रियाकारित्वेति सत लक्षणम, अर्थात निरंतर उत्पादन की क्षमता वाली वस्तुएं ही अस्तित्वमान हो सकती हैं, निरंतर परिवर्तनशील चीजें ही सत है। मोमेंटरीनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसके अंदर। तो लेकिन कोई बात नहीं, जब सब कुछ अस्थायी है तो हमें मेमोरी को स्थायी करके करना है। कई बार हमारी बुरी हमारी जो ऑब्जर्वेशन होते हैं लाइफ में, या बुरे अचीवमेंट्स होते हैं, या यूं मान लो कि हम नहीं चाहते हैं वो भी चीजें हमें मिल जाती हैं, लेकिन वो भी स्थायी नहीं होती, धीरे धीरे चली जाती हैं, दुख होते हैं हमें उनसे, है ना। तो जब बुरी चीजें हम वॉश आउट करना चाहते हैं तो अच्छी चीजें भी वॉश आउट हो ही जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। और तो इस तरीके से अब हम एक छोटा सा काम इसमें कर सकते हैं भाई, क्या हम किस तरीके से एक अच्छी पढ़ाई करें।
तो उसके अंदर एक ये है कि याद करने का बेहतर तरीका, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन सी चीज है, एक होता है सह संबंध स्थापित करना, कॉरेलेशन, सह संबंध। देखो, कोरिलेशन एक ऐसी चीज होती है, जब भी आप पढ़ रहे होते हैं ना, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप किसी भी चीज को बोझ मान के करोगे ना, चाहे वो घर घर का डोमेस्टिक काम हो, चाहे वो खेत का काम हो, कोई भी आप काम करेंगे, अगर आप उसको एक बर्डन मान के करेंगे तो निसंदेह आपको उसमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। आप वो काम करना भी पड़ेगा, रो रो के भी करोगे तो उसमें परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। मेरे फादर का एक बहुत ही फेवरेट कोट रहता है कि देखो, जो बेटा काम करना है ना, दबा के करना है तो उसमें हंस के करो, ऐसा करके करना है कि ये काम आपका ही है, जिससे आपको अपनी एक पर्सनल फीलिंग आएगी कि यार ये काम मेरा ही था, मैंने किया है, आत्मानुशासन के साथ किया है, मुझे किसी ने बाहर से अनुशासित नहीं किया, बल्कि ये सेल्फ मोटिवेशन था मेरा। ठीक है, तो आपको अपनापन फील होगा, काम अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे, दूसरे लोग खुश होंगे, दूसरे लोग आपकी बड़ाई करेंगे, परिवार वाले आपकी बड़ाई करेंगे। ठीक, पढ़ाई भी ऐसा ही मामला है। इसको आप अपना मानते हुए कि यार मेरे को पढ़ना है, और एटलीस्ट आपको ये कि यार मुझे पढ़ के एक अलग फीलिंग लानी, मुझे एक नशा करना है। ह्वेनसांग ने कहा था कि वातापी के जो चालुक्य वो ज्ञान के व्यसनी थे। तो नशा किसी को पढ़ने का नशा है, किसी को पीने का नशा है, किसी को जीने का नशा है, किसी को खाने का नशा है, किसी को कुछ बुरा करने का नशा है, किसी को अच्छा करने का नशा है। तो नशा तो सब हर व्यक्ति में होता है। तो आप भी अपना नशा पालिए, और ये नशा आपके पढ़ने का होना चाहिए। हर उम्र में देखो, पढ़ने की उम्र बार-बार नहीं आती है। आज मेरी बहुत इच्छा होती है मैं क्लासरूम में बैठूँ, पढ़ूँ, बच्चों के बीच में रहूँ, क्योंकि ये जो एज है ना, जो पढ़ने वाली, ये बहुत गज़ब है। मिस करोगे आप इसको। आप मैं शर्त यहाँ लिख लो, आप चाहे भले किसी जॉब में चले जाना, आप मेरी बात को याद करोगे, आप अपने स्टूडेंट डेज़ को हमेशा मिस करेंगे। तो दम लगा के पढ़ो, जम के पढ़ो यार। कोई मलाल नहीं रहे कि यार मैंने ऐसा नहीं किया। एटलीस्ट ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कोरिलेशन करना, सहसंबंध। यानी आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो, और जो आपके परिवेश में, आपकी किसी मूवीज में, ड्रामा में, किसी आपके फैमिली कैरेक्टर में अगर उनका रोल मिल रहा है, तो आप उसको उसके साथ में कर लो, है ना। जैसे कुंतलेश्वर दैत्य में एक नाटक है कालिदास का, तो कुंतल प्रदेश की राजकुमारी देवसेना सम्मान के साथ लिखती है। तो कुंतल आ गया ना, तो कुंतलेश्वर दैत्यम, मतलब ये एक दक्षिण का नाटक है जिसमें कालिदास के साउथ में जाने की जानकारी मिलती है, और जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड के दक्षिण राज्यों के साथ में रिलेशनशिप भी प्रूव होती है। अ, कालिदास के 3 नाटक जो हैं पॉपुलरली हैं, सब जानते हैं। कुंतेश्वर दैत्यम नाटक जो है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, संस्कृत का था ये। तो इसके अंदर कहने का मतलब ये कुंतल प्रदेश की राजकुमारी है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा यार, कुंतल वो भी देवसेना, यानी वो भी टॉलीवुड की मूवी थी, दक्षिण प्रदेश की, और कुंतल दक्षिण से मतलब है। ठीक है, ये कर्नाटक वाला जो एरिया है उसके बारे में बोलता है। कदम वंशीय जो राजवंश था उसके संबंध में ये है, जो हिस्ट्री के बच्चे जानते हैं। खैर, तो कहने का मतलब ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें यार, जैसे आप हड़प्पा सभ्यता की चीजें पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपने नाली व्यवस्था पढ़ी, तो नाली व्यवस्था, तो यहाँ नालियां हैं वो पक्की थी, ढकी हुई थी, उसके अंदर शॉक पिट या शोषक गर्त बने हुए थे, मैन होल जो है उनके ऊपर भी अच्छे से उनको ढका हुआ था पत्थरों के द्वारा, और जब सफाई होती थी तो उनको निकाल के, और जो गंदगी थी उसको बाहर निकाल दिया जाता था, और एक ड्रेनेज सिस्टम बहुत गजब था। अब जब आज देखो तो यार, आप सोचो कि उनको आप कोरिलेट करो अब वर्तमान के, यार आज क्या हो रहा है, देखो हमारे घरों के सामने कचरा पड़ा है, और सांड इतने आबाद हैं। आज तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, क्योंकि तेरी गलियों में है सांड आबाद। तो इस तरीके से मतलब सांडों को देख के आपके मन में आना चाहिए, यार हड़प्पा सभ्यता में जो है वो तो चौड़ी गलियां थी, इसलिए सांड वहां का महत्वपूर्ण पशु था। उसके बावजूद निश्चित रूप से साइड मिल जाती होगी, लेकिन आज तो नहीं मिलती ना यार। छोटी सी गली है, उसके अंदर आप कंजेस्टेड माहौल में जाओगे तो आपको बहुत ही एक इल फीलिंग आएगी। ठीक है, कीचड़ इतना भरा पड़ा है कि कहीं पैर स्लिप हो गया तो आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम के, आज आज के बाद। ठीक है, जबकि हड़प्पा सभ्यता की गलियों में जाओ तो मुझको भावे तेरी गलियां, क्योंकि बार बार आए गलियों में, आने लायक गलियां ना, और यहाँ पे आ गए तो सांड मिल गया, या कीचड़ में फंस गए तो मर गए ना। या फिर खुली नालियां हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप चलाते बच्चे बच्ची नालियों में गिर गए ना, और वहां पे नहीं थे। तो मतलब एक मजे से पढ़ो ना यार, पढ़ाई मजे से पढ़ो। तो हर चीजें हैं,
कि उन सब चीज़ों को ग्रैब करके आप कैच करके देखो कि हाँ यार, हड़प्पा सभ्यता में जो पुजारी की मूर्ति है, योगी वाली जो है, तो उसका जो है मैचिंग किसके साथ में हो रहा है, उनकी दाढ़ी वगैरह जो है, आँखें वगैरह, ठीक है? तो मतलब एक एक हर चीज़ को आप इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना? ऐसे। और फिर जैसे हमारे जो भी कोई भी एक्स वाई जेड, मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ के बारे में आप एक पैरेलल प्लान करो, और उस प्लान के साथ में जब आप स्टडी करोगे तो पढ़ाई एक आनंद देगी आपको। पढ़ाई तो आनंद देने के लिए की जाती है, आनंद प्राप्त करने के लिए की जाती है। पढ़ाई तो कभी किसी को डिमोरलाइज़ करने के लिए नहीं होती। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? और दूसरा है एक निश्चित अंतराल जो है, एक निश्चित अंतराल के साथ में अपनी पढ़ाई को जो है रिपीट करते रहो। पढ़ाई का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ो, पूरा चैप्टर पढ़ के और फिर उससे आप कई तरीके से याद कर सकते हो। याद करने के तरीके जैसे एक तो आप मन-मन में कर सकते हैं, आँखें बंद करके आप मनन कर सकते हैं, चिंतन, और उसके लिए आप जैसे लेट के पेट के बल लेट जाएँ और दोनों हाथों को इस तरीके से करके और बढ़िया से मेडिटेट करें और उसको बार-बार मेमोराइज़ करें, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छी मेमोरी जो है वो वहाँ पे आपकी निर्मित हो जाएगी और सही समय पे आपको याद आ जाएगा। पेपरलेस होने की कोशिश करें आप यथासंभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10 बार पढ़ने के बजाय आप 2-3 अच्छे रिपिटेशन कर लें ना, अगर मेडिटेशन या चिंतन-मनन के साथ में, तो बहुत अच्छा होता है उसमें। और उसमें हमें क्या करना होता है कि हम एक चीज़ को पढ़ते हैं, पढ़ के और फिर मन-मन में सोच के देखो कि आपने क्या है। अगर आपको वहाँ पे थोड़ा-सा ऐसे फ़ील हो रहा है कि चारों ओर आवाज़ आ रही है तो मैं क्या करूँ? तो आप ज़ोर-ज़ोर से बोल-बोल के, अगर आप बशर्ते आपका पड़ोसी ना हो, तो आप इसे ज़ोर-ज़ोर से बोल के भी कर सकते हो। ये भी एक ठीक मेथड होता है। उसमें क्या होता है कि ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं तो पास की आवाज़ें नहीं आती हैं। एक होता है काँच के सामने बैठ के खुद को पढ़ाना स्टार्ट कर दें, तो ये भी ठीक होता है। कॉन्फिडेंस लाता है, कॉन्फिडेंस का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। लिख के भी याद कर सकते हैं आप। मतलब जो चीज़ें हैं उनको पेन ले लो हाथ में एक छोटा-सा और ऐसे हल्का-सा एक रफ, बहुत ही गंदी सी राइटिंग जिसमें आपको समझ में आना कोई ज़रूरी नहीं है। बस आप एक एक रनिंग फ़ेज़ में रहेंगे तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, आपके नर्व इम्पल्स प्रॉपर्ली जाएँगे और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा है, ठीक है ना? तो इस तरीके से। और एक फिर ये होता है कि आप वीक में एक बार जो आप अपनी जो पीछे की जो तैयारी है उसका ऑडिट कर लें आप। एक वीक में एक बार आप उसका प्लान जो है निश्चित रूप से कर लें, तो आपको याद हो जाएगा। फिर आप किसी भी एक कोई बुक है या कोई टेस्ट वगैरह जो भी आप दे रहे हैं, वहाँ पे से अपनी तैयारी को चेक कर लो। एक बात याद रखना, सबको आने वाले सवाल अगर गलत हो गए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन दुर्लभ सवाल, मेरा एक डायलॉग है, दुर्लभ सवाल अगर आपको नहीं आए, तो आप उन्हें छोड़ दीजिए। आप सिलेक्शन की दौड़ में भी हो और टॉप की दौड़ में भी हो। आप जितने भी पेपर, हम वही तमाशा करते हैं हमेशा के हमेशा। पढ़ने पढ़ाने वाले भी इस चीज़ में लगे हुए हैं। मार्केट का दबाव होता है, टीचर पे भी दबाव होता है। अब वो बहुत कम टीचर हैं जो इस दबाव को फेस कर पाते हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो इस दबाव को मैनेज कर पाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर सवाल एग्ज़ाम में कोई 2, 4, 5, 10, 15 ऐसे यूनिक आ गए, जो जनरली हमारी जो मटेरियल जो चारों ओर अवेलेबल है, ईज़ी वे में, अब आजकल स्टडी मटेरियल लगभग सबका एक जैसा है, कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। जहाँ फ़र्क दिखाया जा रहा है या जहाँ पे फ़र्क लग रहा है आपको, आप पढ़ रहे हो, मज़ा आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपने क्या किया, 1000 पेज में से अगर 20% जुटा लिए, तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब 200 पेज में से 80% जुटाओ ना, आप उस अप्रोच पे काम करो, सिलेक्शन तो आपका तब होगा। अब आपने बहुत लंबे-लंबे ग्रंथ या पोथे पढ़ लिए हैं, वो निस्संदेह आपको ज्ञानदायी हो सकते हैं और लेकिन वो आपको परीक्षादायी नहीं है, क्योंकि उसमें परिणाम नहीं आएँगे। बात सीधी-सी है कि एक मजबूत सेना को, आप एक छोटी सेना को लेकर ही एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हो। इतिहास गवाह है कि बहुत छोटी-छोटी सेनाओं ने कमाल किया है। अब हर व्यक्ति अपने प्रोडक्ट या अपने माल को बेचने की कोशिश करेगा, ये मार्केट है भाई, सब कहेंगे कि मेरे वाला ये देखो एक यूनिक है जो किसी ने नहीं पढ़ा। भाई किसी ने नहीं पढ़ा तो तेरे में से कहाँ से आएगा? तो इस तरीके से थोड़ा-सा आप समझदार बनो, भीड़ के साथ में भेड़ मत बनो, इंसान बनो, एक लॉजिकल हो आप और कॉम्पिटिटिव जो पेपर्स हैं उनका नेचर देखिएगा। कितने सवाल किसी के मटेरियल से आ रहे हैं, ये जाँचने परखने का समय भी है आपका। और मैं तो कहता हूँ कोई कितना दावा करे, किताबों में पढ़ा है सब कुछ, कोई लिखवा दिया किसी को भयंकर रूप से, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, तो उससे महात्मा बुद्ध ने कहा वो बात है, ऐहिक पसिस, आइए देखिए, परखिए।
आप पता करिए कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप उसको एक ग्रैब कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मोती जो हैं वो माला में पिरोए हुए अच्छे लगते हैं, बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये बात ध्यान है। पढ़ाई भी वो उस माला की तरह है, अगर पिरोई हुई है ना तो ही अच्छी लगती है। तो पिरोई हुई के लिए सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और सिस्टम पे सिस्टम अगर सेट नहीं होगा तो निसंदेह आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। तो परीक्षा में कितना याद रहता है और किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम के फ्लोर तक लेके जाएं, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आपके पास में दुकान में कितना सामान है। आपकी दुकान के सामान में अगर आपको ये नहीं पता है कि अमुक सामान कहाँ रखा हुआ है, तो ग्राहक आएगा तो आप उसको मना कर देंगे, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता आपकी दुकान में। मैं कई बार ऐसे दुकानों के सामने जाता हूँ जहां से मैं पूछता हूँ कि भाई साहब वो फला चीज देना, दुकानदार मना कर देता है, नहीं नहीं भाई साहब ये तो हमारे पास नहीं। मैं बोलता हूँ यार वो रखी हुई है ना, और यार भाई साहब पता नहीं था। तो मैं ऐसे दुकानदार मत बनिए भाई जिनको यही ना पता हो कि उनकी सामान कहाँ पे कौन सा पड़ा है। अब जाहिर सी बात है यार, ज्यादा सामान होगा तो मैनेज नहीं होगा, मिसमैनेज होगा। तो पहली शर्त, बेहतर अवधारणात्मक समझ के साथ, कोरिलेशन के साथ में पढ़ाई को सहज भाव से हृदयंगम करें और फिर उसे प्रैक्टिस के साथ में मजबूत करें। खुद से बात करते हुए, दूसरे बच्चों को सुनाकर, लिखकर, जो भी आपका स्टांस हो, कोई एक रास्ता नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अलग-अलग हो सकता है। मेरा अलग था, आपका अलग हो सकता है, आपका कोई और हो सकता है। जहाँ से आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, वही सबसे बड़ी चीज़ है। और किसी भी व्यक्ति को फीलिंग किसी भी तरीके से आ सकती है। कोई एक यूनिवर्सल फीलिंग का रूल नहीं है। इसलिए ईमानदार रहो, निरंतर रहो, सत्यनिष्ठ रहो और आस्थावान रहो, तार्किक रहो, ईश्वर अपेक्षी रहो, सहयोगात्मक, सकारात्मक स्वरूप वाले रहो। जो भी आपसे मदद मांगता है उसकी मदद करो। ईश्वर को धन्यवाद देते रहो। अपने रिलेटिव और अच्छे लोगों को धन्यवाद देते रहो कि उन्होंने आपको सहा, बुना, बनाया, यहाँ तक पहुँचाया। धन्यवाद सभी का, आपने मुझे सुना। और अगर इनमें से कुछ भी चीज़ें आपके काम की हों तो अपने बाकी दोस्तों तक पहुंचाने में कोई संकोच ना करें। ईश्वर आपका भला करेगा, क्योंकि आप भी ईश्वर के अंश हो। ओके, हैव ए गुड डे।